नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर्स क्लब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका को हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विभाग में कार्य पुस्तिकाएं भी गणित और हर विषय की लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर विज्ञान की कार्य पुस्तिका कक्षा 8 का हल देखेंगे। आपके सामने इकाई 1 नज़र आ रही है। यहाँ पर पहला प्रश्न बहुविकल्पी रूप में बनाया गया है और कहा जा रहा है कि प्रश्नों का सही विकल्प आपको जो चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। सबसे पहले है कि आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीटी योजना जो है वो शिक्षा क्षेत्र पे लागू की गई है। तो शिक्षा क्षेत्र एक उचित विकल्प है, इसे टिक कर लीजिएगा। ख नंबर में है कि टेली चिकित्सा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता है कि टेली चिकित्सा जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। टेली चिकित्सा के माध्यम से हम किसी भी चिकित्सक से फ़ोन के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कंसर्न कर सकते हैं। इसके बाद ग नंबर में है कि किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिसे ई शासन कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि ई शासन इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है और ई शासन प्रक्रिया के अंतर्गत अब आप घर बैठे सहज जन सेवा केंद्र और उमंग तकनीकी से जो है अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि ये कार्य पुस्तिका का हल बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। घ नंबर देखते हैं, भारतीय डाक सेवा द्वारा ई पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका उत्तर है 2001 ईस्वी पे। वर्ष 2001 ईस्वी में जो हमारा भारतीय डाक विभाग है इसने ई पोस्ट सेवा जारी कर दी थी। अब इसके बाद अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको पता है यहाँ पर 4 विकल्प हैं, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई और सीएनजी। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि सीएनजी ये एक प्रकार की गैस होती है। आजकल सीएनजी के माध्यम से प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल की जगह पे सीएनजी किटें अप्लाई की जा रही हैं। तो सीएनजी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आइए 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, BILL ये व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो हमने अभी आपसे बात की थी उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जो हमें सरकार के माध्यम से तहसील के द्वारा प्राप्त होते हैं उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली जगह के प्रयोग को बढ़ावा किया जा रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो उत्तर है या तो हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखेंगे या सौर ऊर्जा लिखेंगे। वैसे मेरे ख्याल से अगर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा भी आ जाती है, जल ऊर्जा भी आती है और सौर ऊर्जा भी आती है। ख नंबर में देखते हैं, कहा जा रहा है कि परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत खाली जगह है। तो परिवहन मतलब यातायात के क्षेत्र में जो नवीनतम तकनीकें हैं उनमें हमारी मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन और तमाम तरीके की और अन्य ट्रेनें जो आने वाली हैं, जिनके हम अखबारों में जिनके बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, वो ट्रेनें यहाँ पर परिवहन के क्षेत्र में जुड़ रही हैं। तो हम लोग मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मोनो ट्रेन को यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद बाल्को, नाल्को ये आदि खाली जगह उद्योग के कारखाने हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बाल्को और नाल्को ये एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। इसके बाद घ नंबर में है कि उन्नत पैदावार के लिए खाली जगह प्रयोग पर बल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उन्नत पैदावार करना चाहते हैं तो आपको जो रासायनिक उर्वरक है इसका प्रयोग कम करना होगा और जैव कृषि या हरी खाद का उपयोग ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जैव कृषि या हरी खाद। इसके बाद है कि DRDO का गठन कब हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये भारत की रक्षा इकाई है जिसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन है वो 1958 ईस्वी में हुआ। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आप लोगों ने हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है
कि आपके सामने कुछ उपकरण बने हुए हैं जो विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। आपको इन उपकरणों को या इन वस्तुओं को देख करके बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले हम चित्र पे देख रहे हैं कि एक मिसाइल बनी हुई है। तो हम ये जान गए हैं कि मिसाइल है, तो इसके माध्यम से हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये चित्र हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से कनेक्ट करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है रेलगाड़ी का। इसको देखने से मोनो ट्रेन, बुलेट ट्रेन या मेट्रो ट्रेन जैसी फीलिंग आ रही है। तो हम लोग खा नंबर में चित्र के नीचे लिखेंगे कि यह चित्र परिवहन के क्षेत्र से संबंधित है। अब अगला है, आप देख रहे हैं कि चित्र में एक सोलर पैनल बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद घ नंबर में यहाँ पर आपको एक ऑटो स्वेप मशीन दिख रही है और एक व्यक्ति एटीएम कार्ड से मनी स्वेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाणिज्य या व्यापार के क्षेत्र से संबंधित चित्र है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। देखिए, स्तंभ का और स्तंभ खा आमने सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर जब हमने बच्चों के लिए उत्तर लिखने की कोशिश की है तो हमने स्तंभ का के आगे उन का खा गा घा बिंदुओं को लिख दिया है जिनका उनके साथ मैच होना है। सबसे पहले स्तंभ का में लिखा हुआ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI भी कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही जो मिलान है वो खंड खा के बिंदु गा से है, इसलिए हम यहाँ पर आ का मिलन गा से कर देंगे। खंड आ के बिंदु आ का मिलन खंड खा के बिंदु गा से करेंगे। इसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO भी कहते हैं, अभी आपको बताया था कि इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मिलान रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र से करेंगे, क्योंकि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है वहाँ पर भारत की जो सेना है उसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों का विकास किया जाता है। इसके बाद वायरलेस फिडेलिटी, जिसको हम वाईफाई भी कहते हैं, ये हमारा किससे है? ये संचार के क्षेत्र से है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल होता होगा, आप देखते हैं कि आप अक्सर ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मोबाइल से डाटा लेने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला नंबर है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन अर्थात ONGC। इसका मिलन, ये आप इसको देख करके ही जान पा रहे हैं कि ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। इसके बाद घ नंबर में आपको दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि। तो ये फ्लिपकार्ट और स्नैपडील आजकल ऑनलाइन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई गई हैं। तो यह व्यापार के क्षेत्र से, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और हमें चाहिए कि हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनको भी इन तकनीकों से अवगत कराएं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। करें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। नंबर का है, करें कि पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों को क्या कहते हैं? तो भाई आपको पता है कि जिनसे ऊर्जा बार बार प्राप्त हो उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उन स्रोतों को क्या कहते हैं, तो हम उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके बाद है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो देखिए, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय ये वाणिज्य कहलाता है। पहले के समय में क्या होता था कि हम एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को ले लेते थे। जैसे हमारे पास गेहूं ज़्यादा हुआ, आपके पास चावल ज़्यादा हुआ, तो हमने आपस में उनका एक अनुमान तय कर लिया। हमने आपको गेहूं दिया, उसके बदले आपने हमको चावल दे दिया। वो चीज़ कहलाती थी वस्तु विनिमय। लेकिन आज के समय में वस्तु विनिमय लगभग समाप्त हो गया है। अब हम वस्तु के बदले मूल्य देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वाणिज्य। ग नंबर में है कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो हमने आपको बताया था, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे विकल्पित प्रश्नों पे इसको देखा था। इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस या हम इसे ई शासन भी कहते हैं। घ नंबर में आते हैं, कहते हैं कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग विनिर्माण कहते हैं या वस्तु निर्माण कहते हैं। अंग नंबर में देखते हैं कि शिक्षा के लिए समर्पित भारत का जो पहला उपग्रह है, जो पूरी तरीके से शिक्षा के लिए काम कर रहा है, हमको ऑनलाइन
इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई संबंधी चीज़ों से अवगत करा रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है हमारे लिए पढ़ाई को, तो उस सैटेलाइट का या उस उपग्रह का नाम है एडुसैट। देखिए अब तक हम लोग कक्षा 8 का जो पहला अध्याय है उसकी कार्य पुस्तिका के 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि अमन के घर में बिजली की खपत ज़्यादा है, जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा उसने अपने मित्र प्रकाश से की, तो प्रकाश ने उसे सोलर पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा, संक्षेप में लिखे। देखिए दोस्तों, बच्चों, सहायक अध्यापकों, साथी मित्रों, हमने यहाँ पर अपने विचार लिखे हुए हैं। आप हमारे विचार से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समर्थित हो सकते हैं, या इस पे आपकी अपनी निजी भावनाएं या विचार भी हो सकते हैं। तो हमें जो बेहतर लगा है वो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि सोलर सेल के प्रयोग से अमन के घर की विद्युत की खपत कम हो जाएगी और विद्युत बिल भी कम आएगा। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से कम प्रदूषण होता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, एक लड़की है नव्या, अपनी मां के साथ बाजार गई है, पर्स में पैसा रखना भूल गई है। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी भी कर ली है और भुगतान भी कर लिया है। सोचिए कि बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी मां ने खरीदारी कैसे की थी। देखिए यहाँ पर हमने अपने विचारों को बताने की कोशिश की है कि नव्या या उसकी मां ने ई कॉमर्स संसाधनों का प्रयोग किया, उन्हें इसकी जानकारी थी। उन्होंने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वीप करने जैसी सुविधाओं में से किसी एक का प्रयोग किया। और आधुनिक समय पे एक और नई सुविधा आ गई है जिसको हम यूपीआई पेमेंट भी कहते हैं। अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि रमन की माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें ले जाकर के डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उन्होंने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लिया और इलाज कराया, जिसके उनकी मां को आराम मिल गया। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, चिकित्सा की इस पद्धति को टेली चिकित्सा कहते हैं। इस चिकित्सा में मरीज को घर पर ही रहना होता है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर को बात कर सकता है, खुद को वीडियो के माध्यम से दिखा सकता है और परामर्श भी ले सकता है। यही इस पद्धति का मुख्य लाभ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर से रूबरू मिलने से ज़्यादा फायदा होता है। जो व्यक्ति अस्पताल बार बार आ जा नहीं सकते, उनके लिए टेली चिकित्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। बताइए कि संगीता सपरिवार किस साधन से जा सकती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए संगीता तमाम तरीके के साधनों का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि वो बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कर सकती है, मोनो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकती है, रेलगाड़ी, बस, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि का इस्तेमाल कर सकती है। इन माध्यमों से संगीता एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से आ जा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई मशीनों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको आपको बताना है। देखिए, एक तरफ नंबर 1, एक तरफ नंबर 2 करके लिखा हुआ है। नंबर 1 में जो चित्र बना हुआ है उसमें एक स्वीप मशीन बनी हुई है, साथ में उसमें एक डेबिट कार्ड लगा हुआ है, और नंबर 2 में एक मोबाइल बना हुआ है। तो देखिए, स्वीप मशीन के क्या लाभ है? स्वीप मशीन से व्यापार में कार्ड से भुगतान की सुविधा मिलती है। वह बैंक के माध्यम से इसका धन आहरण किया जा सकता है, वह धन को जमा भी किया जा सकता है। आजकल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोग अपनी दुकानों में स्वीप मशीन लगाते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उनकी दुकान में लिए गए सामान का भुगतान भी कर सकते हैं, और उनकी दुकान से अगर आप चाहें तो अपने खाते पे धन को भी जमा कर सकते हैं। और जो दूसरा चित्र है वो है मोबाइल का। मोबाइल के माध्यम से हम वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं,
फोटोग्राफी कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, चला सकते हैं और मनोरंजन की तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ई शिक्षा और ई व्यापार पे भी हम काम कर सकते हैं या इनको बढ़ावा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कहा जा रहा है कि रहीम अपने गांव घूमने गया था, वहां उसने देखा कि बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए, का नंबर है कि उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। संक्षेप में अपने विचारों को बताइए। तो हाँ, हम सभी लोगों को कहना है कि हाँ, इनके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो बहुत ही कम प्रदूषणकारी होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें लगने वाला खर्च भी बहुत कम होता है। अब खा नंबर है, कहा जा रहा है कि सोलर सेल पैनल, गोबर गैस, पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको तो आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो नवीकरणीय ऊर्जा है और ये जो स्रोत हैं ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, साथी अध्यापकों, आशा है कि बच्चों के लिए ये मेरा जो छोटा सा प्रयास है ये आपको पसंद आया होगा। आप बच्चों को इसे मोबाइल के माध्यम से दिखा सकते हैं, अपने यहाँ पर लगे हुए स्मार्ट टीवी के माध्यम से भी उनको समझा सकते हैं। राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया। वहाँ पौधों की सिंचाई के लिए चित्र का जैसे उपकरण थे जिससे सभी दिशाओं में निकलकर पानी गमले के पौधों की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं, इसके प्रयोग से क्या लाभ है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक खेत में एक पाइपलाइन बिछी हुई है और उस पर फुहारे लगे हुए हैं। आइए करें, हम अपने विचार रख रहे हैं, आप साथी अध्यापकों के कुछ और विचार बेहतर हो सकते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। आप अपने विचारों को किसी प्रश्न के सापेक्ष प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट पे प्रदर्शित कर सकते हैं। सिंचाई की यह विधि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या डिप्रीगेशन कहलाती है। इसके प्रयोग से जल की बचत होती है। इस विधि का प्रयोग कृषि, बागवानी और जल संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ये कहलाती है हमारी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इसमें पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और फुहारों के माध्यम से पौधों पर ऊपर से पानी गिरता है, जिससे पौधे और अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। खंडका में जो है आपका वो कुछ शॉर्ट लिखे हुए हैं और खंड खा में उनका पूरा नाम लिखना है। खंड का में है इसरो। देखिए, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। खा नंबर में है इनसेट। इनसेट का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट और इसका जो हमारा हिंदी में नाम है उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। और गा नंबर में है इसका नाम गा नंबर में दिया गया है IRS। IRS का पूरा नाम होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। इसके बाद अगला नंबर है PSLV का। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, बच्चों को इससे आप परिचित करा दीजिएगा। और PSLV को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव को लाभ और हानि दोनों हुए। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख जो होने वाले लाभ है मनुष्यों को और हानि, उनको संक्षेप में बताना है। आपको पता ही है कि विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो सबसे पहले बात आती है रासायनिक खाद की।
तो रासायनिक खाद्य से मनुष्य को जो लाभ हुआ है तो वो लाभ ये है कि फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हानि जो हुई है वो हानि ये है कि भूमि की उर्वरा शक्ति घट गई है। इसके बाद परमाणु बम जो है वो लाभ है परमाणु बम का कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऊर्जा के लिए परमाणु बम बहुत महत्वपूर्ण है। और हानि के रूप में कह रहे हैं कि परमाणु बम के प्रयोग होने पर मानव जाति पर भीषण खतरा है, और साथ ही वायु प्रदूषण का भी बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन से लाभ है कि कम समय में यातायात का संसाधन है, और इससे प्रदूषण कम भी होता है। और हानि यह है कि इसके मार्ग निर्माण के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, जंगलों को कुछ प्रतिशत तक हटाना पड़ता है। सोलर पैनल का लाभ ये है कि इससे हमको कम मूल्य पर ऊर्जा मिल जाती है, प्रदूषण भी नहीं होता, और इससे जो हानि है वर्तमान समय में सोलर पैनल से कोई भी हानि प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद स्वाइप कार्ड मशीन में क्या है, इससे जो मनुष्य को होने वाला लाभ है कि वो आसानी से धन को निकाल सकता है, और जो हानि है कि अगर आप स्वाइप कार्ड मशीन का असावधानी से प्रयोग करते हैं तो आपके खाते से धन निकल सकता है, गायब हो सकता है। अब बात आती है मोबाइल। तो मोबाइल के प्रयोग से क्या लाभ है, इससे हमारा संचार और मनोरंजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूर बैठे व्यक्ति से हम आसानी से बात कर सकते हैं, दूर चीज़ों की जानकारी भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और हानि ये है कि इस मोबाइल से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग से हमारी आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित दोहन पर रोक लगाई गई है। नंबर 2, जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 4, विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। नंबर 5, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोगों को महत्व दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने के लिए, बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हम करें। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है। सोचिए और अपने विचार लिखिए। आपके सामने कुछ विचार लिखे हुए हैं, ये मेरे निजी विचार हैं, आपके विचार मुझसे भिन्न हो सकते हैं। हम आपके विचारों का समर्थन करते हैं। अगर आप चाहें तो प्रश्न नंबर डाल करके और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे हमको अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन बेहद सुविधाजनक हो गया है। अत्याधुनिक साधनों के कारण लंबी दूरियां बहुत कम समय पर तय होने लगी हैं। ई व्यापार में भी परिवहन क्षेत्र में प्रगति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1 या 2 दिन में ही व्यापारिक वस्तु डिलीवरी के माध्यम से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हो सका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह रहे हैं ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि ई पोस्ट भारतीय डाक विभाग की एक सेवा है, और भारतीय डाक विभाग मुख्य रूप से संचार के क्षेत्र का काम करता है, जहां पर चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्तियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो ई पोस्ट संचार के क्षेत्र से संबंधित है। हाँ नंबर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। तो आज के समय पे जो डिजी लॉकर है, विद्यालय में प्रवेश लेना, किसी भी चीज़ का बिल भरना, आय जाति निवास बनाना, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाना, रेलवे टिकट लेना, और इस तरीके की तमाम ऐसी केंद्र और राज्य की शासकीय सेवाएं हैं जो हमें घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। हमने आपसे कहा था कि सरकार ने एक उमंग व्यू पोर्टल और एक उमंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप तमाम तरीके के सर्टिफिकेट जो आपकी नौकरी पे, आपके दैनिक जीवन के लिए लाभदायक हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। गा नंबर है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों और प्यारे बच्चों, साथी, अध्यापकों, सामानों को खरीदना बेचना इंटरनेट के माध्यम से आसान हो गया है।
दूर दराज के स्थानों की वस्तुओं को भी हम सुगमता से खरीद सकते हैं, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। पुरानी आप आजकल तो ऐसी टेक्निक चल गई है, पद्धति चल गई है कि आप अपनी पुरानी कारों को, आप अपनी पुराने कूलर को, फ्रिज को, बेड को भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। घ नंबर में एक प्रश्न है कि मंगलयान एवं चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों बच्चों, मंगलयान और चंद्रयान 1 ये भारत के मिशन है और भारत में अंतरिक्ष संबंधी कोई भी कार्यक्रम वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ही हैंडल करती है, जो जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और हम लोग कहते हैं इसे इसरो, ISRO पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे है अंक नंबर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई है, ताकि आम जनता के बीच में सौर ऊर्जा के बढ़ावे को जो है सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाया जा सके, उनको इसके महत्व से अवगत कराया जा सके। आशा करते हैं कि कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपुस्तिका के पहले अध्याय का जो कार्यपुस्तिका हल था वो आपको और अपने प्रिय बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक हमारे इसे वीडियो को शेयर करें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, वहां से आप हमारे ग्रुपों पे जुड़ सकते हैं। जल्द ही अध्याय 2 के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।